हम लोग टॉपिक बेटा पढ़ रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द सिचुएशन। ठीक है, ड्रॉ द सिचुएशन। और जो दूसरा इसमें वो है फाइंड आर वेक्टर। फाइंड आर वेक्टर। जो आपको सिचुएशन दी जा रही है, पहले तो आप उसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, इसमें एक वेक्टर ए दिया है और वेक्टर ए जो दिया है वो दिया है 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। और जो बी वेक्टर आपका दिया है वो दिया है 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। और जो आपका सी वेक्टर दिया है, ये सी वेक्टर दिया है √2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। किधर दिया है? नॉर्थ वेस्ट। ये इतनी चीजें दी हुई हैं, है ना। और आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको सबसे पहले तो ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे इसलिए बनाए हैं क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड की कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अब इसके बाद कह रहा जो एक वेक्टर है वो है आपका 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। 20 मीटर, ये देखिए बड़ा प्यारा वेक्टर है क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है। जब ये पहले से नॉर्थ की तरफ है तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ये हो गया 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। इसके बाद क्या? √2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। √2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन होगी आपकी, ये होगी नॉर्थ वेस्ट। और ये कितना है? √2 मीटर। कितना है? √2 मीटर। एक है ए, एक है बी, एक है सी। ये वाला है ए वेक्टर, ये वाला है बी वेक्टर और ये वाला है सी वेक्टर। जब ये नॉर्थ वेस्ट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये 45 डिग्री पे होता है। कल बताए थे नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सब बताए थे ना। ठीक है, देखिए अब ये इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले यही कहा गया था कि ड्रॉ करिए। आपने ड्रॉ कर दिया, आपका काम खत्म। इसके बाद कहा फाइंड आर वेक्टर, यानी तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तीनों का क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो पहले ए वेक्टर देखिए क्या है। ए वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस है ना, तो ये होगा 20j। और इसका जो आई कंपोनेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि ये अलोंग द वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस, जो अलोंग द वाई एक्सिस होगा उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा? 0। और जो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा उसका वाई में कितना होगा? 0। ये देखिए अलोंग द वाई एक्स एक्सिस है तो 10i
y में कितना हो जाएगा 0। ये देखिए ये ना तो x पे है ना तो y पे है, तो इसका एक कंपोनेंट x का होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा y का होगा। जब आप c निकालेंगे तो ये एक कंपोनेंट इधर आएगा √2 cos 45 और एक इधर आएगा √2 cos 45 या sin 45, बात एक ही होती है। इस एंगल से लेते हैं, ठीक है। तो बताइए √2 cos 45 का मतलब क्या होगा 1/√2, √2 से √2 कट गया 1 आया ना, यानी 1 होगा i कैप और 1 होगा j कैप, लेकिन j कैप इधर होगा और i इधर होगा, इसलिए निगेटिव लेंगे। अब आपको a वेक्टर मिल गया, b वेक्टर मिल गया और c वेक्टर मिल गया। अब जो r वेक्टर आपका होगा वो होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, i वाले को जोड़ेंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 i। आप कहेंगे यार i और j को आपने क्यों जोड़ लिया, ठीक बात नहीं है। हम कहेंगे देखिए i और i तीनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा बराबर 0। जब दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होता तो उनको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, जब 180 डिग्री होता तो क्या कर लेते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 0 और 10, ये हो गया 10 सेम डायरेक्शन, -1 आई है ना, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 10 की बजाय आएगा 9i, कितना आएगा 9i। ये देखिए 20j और 1j कितना हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट आएगा। क्या आएगा रिजल्टेंट। और अगर इस रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 9 का और 21 का। और अगर आपको इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी देखिए tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y वाला अपॉन x वाला, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 21 अपॉन 9। तो जो आपका r वेक्टर होगा वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा थीटा, कितना बनाएगा थीटा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये i j k का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, कह रहा है एक बॉडी है ऑफ मास 40 kg lie on an inclined plane, lie on an inclined plane as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Resolve its weight, resolve its weight, इसका जो weight है इसको रिजॉल्व करिए along the parallel and perpendicular to plane, along the parallel and perpendicular to the plane। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मतलब समझिए और ये जान लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक है आपका ये 40 kg का है। कितने kg का है 40 kg का। अगर इस ब्लॉक का मास m है m, तो इस पे जो इसका जो वेट होगा वो होगा mg।
कितना होगा mg, और ये हो जाएगा 40 इंटू 10, अगर हम g को 10 ले तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। तो इसका जो वेट है, वेट वो है 400 न्यूटन। कितना है 400 न्यूटन। अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, इसको क्या करना है रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो रिजॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए यहां पे जो एंगल दिया है बेटा, ये दिया है 37 डिग्री। कितना दिया है 37 डिग्री। आप सोचिए, जो पहली वाली एक्चुअल में जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये होगी वाई एक्सिस होगी ना, और ये होगी एक्स एक्सिस, ये क्या होगी एक्स एक्सिस। लेकिन आपको क्या करना है, आपसे कहा गया है कि प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, ये देखिए प्लेन के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट होगा। जब भी हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये ना करना पड़े। अगर इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है तो ये तो आपको करना ही करना है, वो तय है। ये रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अब पहले पुरानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में रिलेशन समझते, ध्यान से देखिए। यहां पे ये पुरानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपकी पुरानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर इस स्लोप, ये स्लोप अगर आपको बनाना तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। जितना ज्यादा आप स्लोप बनाओगे, जितना ज्यादा स्लोप बनाओगे, जितना ज्यादा, उतना इसके बीच में और इसके बीच में एंगल बनता चला जाएगा कि नहीं। देखो ये स्लोप बना रहे हैं, देखो ये है, ये देखो बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं। तो नई वाई एक्सिस और पुरानी वाई एक्सिस में एंगल कितना होगा, जितना ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल होगा। नई वाई एक्सिस पुरानी वाई एक्सिस में एंगल कितना होगा, जितना इंक्लाइन प्लेन का। नए एक्स एक्सिस और पुरानी वाई एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, जितना इसका एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल कितना होगा इसका 37, कितना होगा 37, और ये 90 डिग्री पे तो होगा ही। तो देखिए, जिससे एंगल बना रहा है उधर कॉस जाएगा, mg cos 37, और इसके परपेंडिकुलर में कौन आएगा साइन, mg sin 37। यही वो वजह है, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, यही वो वजह है कि जब किसी इंक्लाइन प्लेन पे हम होते हैं तो अपने आप सरकने लगते हैं, इसी एंगल की वजह, इसी फोर्स की वजह से, mg sin थीटा की वजह से। और ये वो फोर्स है जो हमको चिपकाए रहता है, किससे, उस स्लाइड से। उस स्लाइड से क्या किया रहता है, चिपकाए रहता है। जो हम स्लाइड से चिपके रहते हैं वो इसकी वजह से चिपके रहते हैं, किसकी वजह से, mg cos 37 की वजह से। और स्लाइड पे जो सरकते हैं वो इसकी वजह से, mg sin 37 की तरफ से वजह से। जब शुरुआत में पढ़ा रहे थे पहले बार पहला लेक्चर इसका, तभी बताए थे कि इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा सोचिए क्यों होता है कि कुछ रखने के बाद वो स्लिप करने लगता है, इसी फोर्स की वजह से स्लिप करता है, ठीक है। अब देखिए mg cos थीटा कितना आएगा, mg मतलब 400, cos 37, cos 37 के सामने होगा 3। अगर किसी ट्रायंगल में 37 डिग्री है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5, 37 के सामने होगा 3, और सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है। कॉस में हमें बेस लेना होता है, तो 3 ना लेके हम 4 लेंगे, 320 न्यूटन। वेट था 400 न्यूटन, जिसकी वजह से 320 न्यूटन लगा। कहां, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर में। कहां पे, परपेंडिकुलर में।
इंक्लाइन प्लेन क्या करेगा, जब आपको अभी उसमें पढ़ेंगे न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन में, इंक्लाइन प्लेन करेगा क्या, कहेगा यार जबरदस्ती का हमारे ऊपर ये सब सरदर्द लाद दिए, कितने का, 320 न्यूटन का। तो चूंकि आप इससे टच में हैं, तो इंक्लाइन प्लेन भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितने का, 320 न्यूटन का। इससे क्या होगा कि आप इंक्लाइन प्लेन में धंसेंगे नहीं, ना आपके बैठने से वो स्लाइड दबेगी। नहीं तो अगर आपका 320 न्यूटन है और इंक्लाइन प्लेन बस 200 लगा पा रहा है, कितना लगा पा रहा है, तो 120 न्यूटन से आप अंदर धंस जाएंगे स्लाइड में, अगर बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा तो। ठीक है, जैसे बेंच पे आप बैठे हैं, बेंच को तोड़ के आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जितना आपका फोर्स लग रहा है उतना बेंच भी लगा दे रही है। तो दोनों क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, कहीं कोई मोशन नहीं हो रहा है। ना आप बेंच को मूव करा पा रहे हैं, ना बेंच आपको मूव करा पा रही है। ठीक है, नहीं तो आपकी वजह से बेंच नीचे टूट जाती, या बेंच की वजह से आप ऊपर उछल जाते अगर बेंच ज्यादा लगाती तो। ठीक है, अब ये देखिए, ये mg sin 37, mg sin 37 है, mg 400 हो गया आपका, sin 37 के सामने 3, 240 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा, कितने न्यूटन का, 240 न्यूटन का। ठीक है, ये रिजोल्यूशन समझ में आया। इसके बाद देखिए, इस पे एक और कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत ना हो। एक बॉडी ले रहे हैं और इस बॉडी का मास है 50 kg। कितना है, 50 kg। अब ये आपका आ गया 37 डिग्री, कितना डिग्री, इसका जो mg होगा वो इधर होगा, ये नई वाली y एक्सिस और नई वाली x एक्सिस, यानी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 37। जिधर एंगल बनता है उधर कॉस जाता है, और उसके परपेंडिकुलर में कौन आता है, साइन। फिर यही चीज हम लोग फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, फ्रिक्शन में तुमसे एक आ जाएगा कि जो बॉडी है ना, इसको रखा गया लेकिन ये सरक नहीं रही है, तो बताइए फ्रिक्शन कितना हो। तो आप कहेंगे कि देखिए mg तो है, mg की वजह से ये फोर्स भी लग रहा है। अगर ये बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है, इसके बराबर। इसके बराबर लग रहा है तो इसको क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। बट ये फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, ऐसे एक एक चीज ऐड होता जाएगा। शुरुआत लेकिन कहां से होगी क्वेश्चन की, रिजोल्यूशन से। जब रिजोल्यूशन कर पाएंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, हो गया ये। अभी होगा mg cos 37, ये क्या हो जाएगा, mg sin 37। ये देखिए 50 इंटू 10, 500 हो गया, cos 37 4/5, ये हो जाएगा 10, यानी 400। कितना आ जाएगा, 400। ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10, 3/5, 300। कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन, 400 न्यूटन, 300 न्यूटन और 400। बात समझ में आ रही है, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे 3 डायमेंशन में। किसमें, 3 डायमेंशन में रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। धूप लगे हाथों मैं बन्ना, खुशियों के खातिर मैं तो जब से ये हो गया क्यूबाइड। ये क्या हो गया, क्यूबाइड। ठीक, अब देखिए ध्यान से।
ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस। ये क्या हो गई? जेड एक्सिस। अब एक वेक्टर है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। अब हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आ रहा है, ठीक है। और ये वेक्टर कौन सा है? ये है आर वेक्टर। कितना है? आर वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या करेगा? तीनों से एंगल बनाएगा। तीनों से क्या बनाएगा? तीनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस से भी बनाएगा, वाई एक्सिस से भी बनाएगा और जेड एक्सिस से भी बनाएगा। मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है आपका एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, कितना? अल्फा। वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल, कितना? बीटा। और जेड एक्सिस से बना रहा है गामा, कितना बना रहा है? गामा। कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब समझिए, अलग अलग। जो वेक्टर आपका आर है वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाया अल्फा, कितना बनाया? अल्फा। तो एक्स एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट आ गया वो आ गया आर कॉस अल्फा। बोलिए कितना आ गया? आर कॉस अल्फा। कितना आ गया? आर कॉस अल्फा। जो वेक्टर आर है आपका वो किसी वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, तो वाई एक्सिस पे कितना आ गया? कॉस बीटा। कितना आ गया? कॉस बीटा। ये जो वेक्टर आर है आपका ये किसी जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया? आर कॉस गामा। आर कॉस गामा। ये हो गए इसके कंपोनेंट। क्या हो गए? कंपोनेंट। यानी जो कंपोनेंट होंगे इसके कंपोनेंट along the x एक्सिस वो क्या होगा? x cos अल्फा। along the y एक्सिस क्या होगा भाई? x cos बीटा। और along the z एक्सिस क्या होगा? x r cos गामा। ये भी आपका होगा आर। ठीक है, क्या होगा? आर। ठीक। ये क्या है? ये है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। ये क्या है? वेक्टर का वाई कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। और ये क्या है? वेक्टर का जेड कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको पता चला कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो है आर कॉस अल्फा। आर कॉस अल्फा। तो यहां से आपको कॉस अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा आर एक्स अपॉन आर। बताइए, बोलिए, आर एक्स अपॉन आर। आपको पता चला कि आर वाई इज इक्वल टू होगा आर कॉस बीटा। इसका मतलब यहां से कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर वाई अपॉन आर। आपको पता चला कि आर जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो होगा आर कॉस गामा, यानी जो कॉस गामा हो जाएगा
वो होगा आर जेड अपॉन आर। इन तीनों को हम कहेंगे कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल, यानी एंगल की कॉस की वैल्यू, कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय ए वेक्टर, मेड बाय ए वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, अल्फा, कितना बना रहा है, अल्फा। तो एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, कॉस अल्फा कितना हुआ, जो ये कंपोनेंट हुआ आपका, जो कंपोनेंट हुआ आपका वो गया आर एक्स अपॉन आर, जो बीटा वाला वो आर वाई अपॉन आर, जो आर गामा वो आर जेड अपॉन आर हुआ ना आखिर। ये जो अल्फा बीटा गामा है ये एंगल मेड बाय वेक्टर विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से एंगल बनाता है, या जो एंगल बनाता है उनके कॉस की वैल्यू को, उनके कॉस की वैल्यू को यानी उनके कोसाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। और इसको डिनोट करते हैं एल से, इसको डिनोट करते हैं एम से, इसको डिनोट करते हैं एन से, एल से, एम से और एन से। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब ये आया तो इसका मतलब R इज इक्वल टू हो गया आर एक्स आई, आर वाई जे और आर जेड के, आर जेड के। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर और आर जेड का स्क्वायर, है ना। और ये हमेशा और हमेशा किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ क्यूबाइड के, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड के। जब दो होता है, दो वेक्टर, तब किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। ठीक है, तो ये तीनों क्या डायरेक्शन कोसाइंस हैं। क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस है, कौन कौन, एल, एम और एन। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अगर कोई वेक्टर आर है या ए है, लेकिन एक्स एक्सिस से ये बनाया थीटा 1, वाई एक्सिस से ये बनाया थीटा 2, जेड एक्सिस से ये एंगल बनाया थीटा 3। अगर एक्स एक्सिस से थीटा 1 बनाया तो कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3, इन तीनों को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तीनों को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ये फिक्स सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है। इसको एल से, इसको एम से, इसको एन से डिनोट करते हैं। इसमें आप बदलाव नहीं करेंगे जरा सा भी।